बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो उसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अगर हम अपने साबका कुछ लेक्चर्स का फ्लो देखें तो हमने जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टार्ट की थी तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, इसके दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और दूसरी होती है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। ठीक, अगर तरतीब में देखा जाए तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर पहले आता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाद में आता है। लेकिन चूंकि हमारा प्रॉब्लम है कि हमने फार्मूलों को भी जहन में रखना है कि हम वो कैसे जहन में रख सकें, उन्हें बना सकें, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और साथ ही उसकी जो है एस्टिमेशन है हम उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी और उसके बाद उसके यानी बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फंडामेंटल्स पढ़े और उसके बाद हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी, जिसके वन मीन की टेस्टिंग हमने पढ़ी, उसमें वन टेल टू टेल था। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू मीन्स पढ़ी, फिर वन प्रोपोर्शन पढ़ा और उसके बाद हमने आगे आके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जो हमारे लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, जो कि एक P1 और P2 उनका नोटेशन हमने यूज़ की थी। ये P1 P2 सब्सक्रिप्ट में आते हैं, राइट। ओके, और उसके अंदर हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये Z का फार्मूला था, P1 हैट माइनस P2 हैट, जो कि सैंपल के प्रोपोर्शंस थे। उसके बाद P1 और P2 था जो कि हमारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस थे, और P1 हैट Q1 हैट और P2 हैट Q2 हैट ये इन सैंपल के प्रोपोर्शंस की मदद से निकलेगा और यहाँ पे हम इसको पुट करते थे। ठीक, फिर इसके अंदर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते थे और वही 5 स्टेप्स हाइपोथेसिस के करके और एंड में हम कंक्लूजन लेते थे। और कंक्लूजन लेते हुए अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में आती थी तो हमारा सारा जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता था और वहाँ पे हम अपना डिसीजन देते थे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो हमारा जो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस ऑफ H0 का डिसीजन है वो राइट साइड पे होता था। तो ये हमारा पिछले लेक्चर के कुछ बेसिक्स थे जो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो वो आप लेक्चर सुन लें, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में तो आप बुक्स में से और मुख्तलिफ अगर आप वेबसाइट सर्च करें मुख्तलिफ वेबसाइट्स तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। और वो और भी डिफरेंट बुक्स होती हैं जिनमें से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो है उसमें हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने प्रिलिमिनरीज पढ़नी है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स की, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बाकायदा एस्टिमेशन स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम जब उस टॉपिक्स में जाएं तो हमारे लिए आसानी हो। जी, इसमें हम पहली चीज़ देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर हमें एस्टिमेशन की कुछ हम एग्जांपल देखेंगे कि हम आम जिंदगी में इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का इदराक भी होता है, इल्म भी होता है। तो पहले हम देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर हम एस्टिमेशन को कैसे देखते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन से क्या मुराद है और उससे उसका क्या मतलब है और वो स्टैटिस्टिकली एस्टिमेशन हमें क्या बताती है। ठीक, फिर उसके बाद हम इसकी एस्टिमेशन की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। अब दोनों के हवाले से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या चीज़ है और पॉइंट एस्टिमेट क्या है और एस्टिमेटर क्या है। ये तीन वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे तीसरे पॉइंट पे, पॉइंट एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो अच्छा पॉइंट एस्टिमेटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये हम थ्योरी की हद तक देखेंगे, आपके लेवल में ये चीज़ें जो है हम देखेंगे बेसिक के उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हों, तो ये हम कहेंगे कि ये एस्टिमेटर बेटर अच्छा पॉइंट एस्टिमेटर है।
दूसरों की निस्बत। ठीक, फिर 5वें स्टेप में हम देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन और वर्सेस इंटरवल एस्टिमेशन में फ़र्क क्या है, कि हम किस तरह हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट एस्टिमेटर है और ये इंटरवल एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर या एस्टिमेशन। और आखिर में होगा कि इंटरप्रिटेशन, अगर हमारे पास एक पॉइंट एस्टिमेटर की वैल्यू आ गई है और साथ साथ इंटरवल एस्टिमेटर की भी वैल्यू आ गई है, तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें, वो एक एग्जांपल हम लेंगे जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 इन स्लाइड्स को देखते हैं कि इनकी वजाहत में क्या मौजूद है। जी, नंबर 1 पे आते हैं कि एस्टिमेशन इज़ अ स्किल ऑफ लाइफ। जी, इसमें हम ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपनी डेली लाइफ में इधर उधर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इन चीज़ों की जो एस्टिमेशन है वो इन जनरल हम डिस्कस भी करते रहते हैं और इनको बोलते भी हैं और अंदाज़ा भी लगाते रहते हैं चीज़ों का। जैसे कि मिसाल के तौर पे कहता है कि इस दफ़ा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तकरीबन कितना आएगा, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जी गर्मियां हैं, गर्मियों में अगर एसी भी लगता है और पंखे भी ज़्यादा चलते हैं और आप घर के किस पोर्शन में रह रहे हैं, क्या ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, तो वहाँ सूरज की गर्मी होगी, हीट होगी, उस वजह से एसी की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो गर्मियों में इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर आप कहें जी कि सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में आप कोई एस्टिमेटेड वैल्यू देना चाहें, तो आप पहले असेस करेंगे कि सर्दियों का मौसम है, ज़ाहिर है इसमें हीटर यूज़ होता है, गीज़र आप लगाते हैं, उस पर फिर गैस की कंजम्पशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बिल जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक एस्टिमेटेड, एक अंदाजे की वैल्यू आप देते हैं जो आप अपने सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करके वो आप देते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक रूम है, उसके अंदर कितने लोग होंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो रूम का क्या साइज़ है। अगर रूम बड़ा है तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की तादाद होगी, और अगर रूम के साइज़ कम है तो इन जनरल आप कहेंगे कि यहाँ पे लोगों की तादाद इस रूम में कम होगी। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं कि हाउ मैनी कार्स इन द स्ट्रीट। अब अगर आप एक स्ट्रीट को देखते हैं, जैसे यहाँ इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये पूरी स्ट्रीट जो है ये भरी पड़ी है, मतलब ट्रैफिक जैम है ये वो। तो इसके ऊपर अगर आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कार्स देंगे, क्योंकि आपने इसको ऑब्जर्व किया और आपने यहाँ असेस किया कि यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ होती तो आप यकीनन कम तादाद बताते हैं। इस तरह आप कहते हैं कि हाउ मैनी बॉक्सेस ऑन द शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं या कितनी बुक्स पड़ी हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा बुक्स हैं तो यकीनन आप ज़्यादा तादाद बताएंगे, कम है तो आप कम उसकी तादाद बताएंगे। फिर आप कहते हैं कि एक बीच पे आप जाते हैं, वहाँ पे सीगल्स देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा हैं। तो ये जितनी भी आपको अमाउंट्स आप बता रहे हैं, इनकी अंदाजे की आप वैल्यू बताएंगे, और वो वैल्यू बताने से पहले आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करके पूरा माइंड में प्रोसेस करके फिर कोई एस्टिमेटेड वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू हो। मसलन ये जो गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, ये हम एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर सकते। या एक रूम के अंदर अगर आपको लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने लोग हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम एक बीच पे जाते हैं और वहाँ पे सीगल्स उड़ रहे हैं तो हज़ारों हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप अपने उसके एक कोई ऐसी रीज़नेबल वैल्यू बताते हैं जो उसके लगभग हो, उसके क्लोज हो। मसलन अगर बीच के ऊपर आपको 10, 12, 15, 50 सीगल्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर जनाब 10,000 सीगल्स उड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स उससे कंपैटिबल ही कोई स्टेटमेंट देंगे। अगर एक कमरे के अंदर से 3-4 लोगों की आवाज़ें आ रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जिन 2,000 लोग अंदर बैठे हुए ये बोल रहे हैं। जिस तरह गाड़ियाँ हैं तो आप रोड एक भरा पड़ा है,
पूरी ट्रैफिक जाम है तो आप कहें जी 100-200 गाड़ियाँ होंगी, जबकि हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। तो इसका मतलब कि उस सिनेरियो को ऑब्जर्व करके उस सिनेरियो से मिलती जुलती को वैल्यू हम देते हैं, ना कि हम बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यू देते हैं। ये एक डेली लाइफ की एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे एक स्लाइड शेयर की है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। अब वो ये कहता है कि जो एस्टीमेट और एग्जैक्ट में जो फ़र्क है वो क्या होता है। वो कहता है कि एस्टिमेशन इज फाइंडिंग अ नंबर दैट इज क्लोज इनफ टू द राइट आंसर। ठीक है, एस्टिमेशन वो होती है कि जो एग्जैक्ट आंसर जो होता है उसके लगभग की कोई वैल्यू हो। ठीक है, अब उसमें कहता है कि मैथमेटिक्स में आमतौर पे आप जो मैथमेटिक्स और जो सोशल साइंसेस के अंदर जो डिफरेंस है, इस पर स्टैटिस्टिक्स आप ले लें, इनमें जो एक फ़र्क है वो ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप बिल्कुल पैट इक्वल टू की बात करते हैं। ठीक है, जबकि इन स्टैटिस्टिक्स या इन रियल लाइफ के अंदर आप कहते हैं कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उससे आप कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी कहीं पे अगर कोई ऐसी एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, मेडिसिन फील्ड की बात करते हैं, जहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ केमिकल्स होगी या जो उसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बड़े ही केयरफुली उनकी अमाउंट उसमें शामिल की जाएगी। तो वहाँ पे आप बड़े ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, आप मैथमेटिकली चीज़ों को सोच रहे होंगे, उसके अंदर गलती का शायबा नहीं होगा, क्योंकि उससे वो लाइफ सेविंग ड्रग होगी। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप एक कोई आम चीज़ बना रहे हैं जो हम रियल लाइफ की, कि जिसके अंदर आप मिसाल के तौर पे आप चाय बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो जिसका कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है, तो उसके अंदर अगर आप कहें जी कि इसके अंदर आपने चीनी के दाने गिन के डालने हैं, तो ये एक सेंसलेस सी बात है। वहाँ पे आप अंदाजे से चीज़ डाल देंगे, जैसे वो कुकिंग शेफ कहते हैं जी नमक हस्बे जायका डाल दें, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट टू सम हाउ आप एक वैल्यू के सराउंडिंग में रहेंगे। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो एक मिसाल के तौर पे आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि जहाँ पे बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, बहुत कीनली ऑब्जर्व करने वाली होती हैं, वहाँ पे आप मैथमेटिकली इक्वल टू के सिंबल के तौर पे जाते हैं, और जहाँ पे सम हाउ फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप कुछ हद तक डेविएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये एग्जैक्ट वर्सेस एस्टीमेट के दरमियान एक फ़र्क बताया गया है। ठीक, उसके बाद हम बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टीमेशन क्या चीज़ है। तो ये कहते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन में हम आते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज टू कैलकुलेट, यानी एस्टीमेशन क्या है, a statistical procedure used to calculate the value of population parameter from selected sample, right? मिसाल के तौर पे हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। किसी पॉपुलेशन का हम मीन फाइंड करना चाहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की मीन इनकम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कुछ लोगों से पूछ के और उसके ऊपर हम एक पूरा इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस लगा के तो हम उसके बारे में कुछ डिसीजन देंगे। इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे ये आपके सामने ये कोका कोला की बॉटल्स हैं, ये कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जा रही है और ये आदमी यहाँ खड़ा है, तो या ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, ये जो भी है, तो ये एक जो रनिंग प्रोसेस है उसके अंदर से ये बॉटल सेलेक्ट कर रहा है और उसके अंदर से उसकी अमाउंट को मेजर करेगा कि ये कितने लीटर इसके अंदर अमाउंट इन 2 बॉटल्स में है, या 4-5 और सेलेक्ट करेगा और उसकी मदद से कोशिश करेगा कि वो इस पूरी लॉट के बारे में बताना चाहे। तो ये होती है एस्टिमेशन कि आप एक सैंपल का डाटा लेके उससे कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, और उस जैसी पॉपुलेशन की वैल्यू के बारे में राय कायम करने को आप कहते हैं कि आपने यहाँ पे एस्टिमेशन जो है वो की है। ठीक है जी, सो ये एक पिक्चर के तौर पे, फिगर के तौर पे समझाया मैंने। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, और हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, यानी इनफैक्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर क्या चीज़ है, ये बताना मैं चाह रहा हूँ। इसमें हम देखते हैं कि अगर आप इन तीनों नामों को गौर से देखें, तो एस्टिमेशन कोई प्रोसीजर होगा। ठीक है जी, एस्टिमेशन एक प्रोसीजर होगा।
ठीक। उसके बाद होगा एस्टीमेट, ठीक हो गया, वो एक सिंगल वैल्यू होगी जो उस प्रोसीजर से कैलकुलेट हुई है, ठीक। और एस्टिमेटर क्या चीज़ है कि वो कौन सा फार्मूला लगा के वो वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया और उससे हमने एक सिंगल वैल्यू फाइंड की। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सिंगल वैल्यू के एक फाइनल एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कितने आएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर 80 या 90 की क्लास है और मैं उनमें से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूँ और उनकी मैं एवरेज ले लूँ, तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 75 के मार्क्स जो हैं वो उनके आएंगे, ठीक है। तो अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है, यानी ऐसा अमल करने का जो प्रोसीजर है जो आपको ये सिंगल वैल्यू देगा, उस प्रोसीजर को हम कहेंगे एस्टिमेशन। और चूंकि वो सिंगल वैल्यू देगा सो पॉइंट एस्टिमेशन। अब पॉइंट एस्टिमेट क्या है? इस पूरे पॉइंट एस्टिमेशन के प्रोसीजर की मदद से जो एक सिंगल वैल्यू आई है, वो 75 जो मार्क्स आए हैं, दैट इज पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। और वो फार्मूला जो इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए इस्तेमाल हुआ, दैट इज पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो मसलन अगर हम मीन की बात करें तो सैंपल के मीन का फार्मूला इज एस्टिमेटर, उससे जो वैल्यू दी गई है वो एस्टिमेट, और ये पूरा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। तो ये इनमें कुछ डिस्कशन थी इसमें। उसके बाद हम आते हैं जी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन जनरल देखेंगे, सबसे पहले ये होता है कि ये बायसनेस या अनबायसनेस की प्रॉपर्टी इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक। द बायस ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। मसलन अगर आपने जो आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू जो है वो 70 है और आपने एक रिपीटेड सैम्पलिंग से एस्टिमेटर बार बार सैंपल करके फाइंड करके तो उसकी बहुत सारी सैंपल की मीन की वैल्यूज फाइंड कर ली, जैसे आपने सैम्पलिंग के चैप्टर में और टॉपिक्स में पढ़ा था। अब अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें यानी मीन ले लें और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल ना आता तो हम कहते हैं ये बायस्ड एस्टिमेटर है उसका। ये दूसरा पॉइंट देखें, व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड आर इक्वल, ठीक है। तो ये जो हम म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू कहते थे या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो किसी एस्टिमेटर की रिपीटेड वैल्यूज ऑफ एस्टिमेटर का अगर हम मीन ले लें और वो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये अनबायस एस्टिमेटर है। तो किसी एस्टिमेटर पॉइंट एस्टिमेटर का बायस या अनबायस होना वो डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये तीसरे पॉइंट में कि जितने हम क्लोज होते जाएंगे पैरामीटर के इक्वल होते जाएंगे इतनी उसमें बायस कम होना शुरू हो जाएगी जी। नेक्स्ट पॉइंट जी, उसके बाद एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी कहते हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक आम जिंदगी की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने ही सिग्नेचर, एक बंदा फर्स्ट टाइम सिग्नेचर करता है और वो अपने सिग्नेचर सीखना चाह रहा है कि मैं अपने कोई सिग्नेचर बना लूँ, तो फर्स्ट टाइम जब वो सिग्नेचर करेगा तो वो उसके इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। अब वो क्या करेगा, वो रोज़ाना प्रैक्टिस करेगा उन सिग्नेचर्स की और एक वक्त आएगा कि वो सिग्नेचर बड़े परफेक्ट और बड़े आपको भले नज़र आएंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे आपके अपने सिग्नेचर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक काम कर रहे हैं और एक काम आप पहले दिन कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसके लिए आपको वो इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। द पॉइंट एस्टिमेटर रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज फॉर इट टू बिकम द कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। अब यहाँ पे देखें कि फिगर के तौर पर उसने समझाया है कि जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा तो ये जो कर्व आपको देखें ब्लू नज़र आ रही थी तो सैंपल साइज 25 था, फिर 50 हुआ तो ग्रीन होगी और 100 हुआ तो रेड हो गई। अब ये जो कर्व का ये फैलाव है ये आप समझें कि ये
एक मेन सेंटर वैल्यू से डेविएशन है। तो जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा आपके ये जो कर्व के किनारे हैं ये क्लोज होना शुरू हो जाएंगे सेंटर लाइन की तरफ। इसका मतलब ये कन्वर्ज करेंगे एक्यूरेट जो असल मीन है उसकी तरफ। तो इन सिंपल यही मतलब हुआ कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे आपके एस्टिमेटर के अंदर एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी और वो ट्रांसफर मूव करना शुरू कर देगा टूवर्ड्स द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा तो एस्टिमेटर कन्वर्ज करना शुरू कर देगा टूवर्ड्स द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का। ठीक है जी, ये इन जनरल बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक्स में से, ये जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट जी, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई आप कह रहे हैं कि पॉइंट एस्टिमेटर है वो बाकी एस्टिमेटर की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो वेरिएंस है एस्टिमेटर का वो बाकी एस्टिमेटर्स की निस्बत कम हो। ठीक है, इट मीन्स द पॉइंट एस्टिमेटर हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग ऑल एस्टिमेटर्स। The variance measures the level of dispersion from the estimate, and the smallest variance should vary the least from the small one sample to another। ठीक है, जिसका वेरिएंस कम होगा वो कम डेविएट करेगा अपने सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिसाल दी गई कि फर्ज करें कि एस्टिमेटर θ1 हैट है, θ2 हैट है, तो हम कहते हैं कि θ1 हैट अगर θ2 हैट से ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसका वेरिएंस कम होना चाहिए दूसरे की निस्बत। ठीक है, और उसकी जो रिलेटिव एफिशिएंसी है वो हम कम एस्टिमेटर वेरिएंस वाला एस्टिमेटर ऊपर रखें और दूसरा नीचे, तो उनके वेरिएंसेस का आंसर 1 से छोटा आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का। तो एक पॉइंट एस्टिमेटर की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो एफिशिएंट हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सफिशिएंसी। ये सफिशिएंसी से मुराद है कि हम जो सैंपल की पूरी इंफॉर्मेशन हम उसमें इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सैंपल का मीन फाइंड करते हैं, तो मीन फाइंड करते हुए अगर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं तो हम पांचों को जमा करके तादाद पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक मीन आता है। इसका मतलब ये सैंपल की तमाम वैल्यूज इसमें इनकॉर्पोरेट हुई हैं तो हमें ये 3 आंसर मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एस्टिमेटर जो मीन निकाला गया उसने सैंपल की सफिशिएंट यानी इनफ इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और ये फाइंड हुआ है। अगर इसी के मुकाबले में हम मीडियन फाइंड कर रहे होते तो हम डाटा को अरेंज करते, ये 2 वैल्यू इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ते, तो ये जो 3 आंसर आता ये मीडियन आता। तो हम कहते हैं कि ये मीडियन चूंकि डायरेक्ट सेंटर की वैल्यू उठाई गई है, बाकी वैल्यूज़ का बड़ा छोटा होना उस पर असर नहीं कर रहा, इसलिए ये सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ कर रहा मीडियन निकालते हुए। ये अलग बात है कि इस वक्त मीडियन भी 3 है और मीन भी 3 है, ये तो बाई चांस है क्योंकि डाटा एक अरेंज फॉर्म में है। ठीक, कॉन्सेप्चुअली देखें कि मीन निकालते हुए तमाम वैल्यूज जमा होकर डिवाइड बाई 3 हो रहा है, जबकि मीडियन निकालते हुए आप जस्ट उसकी सेंटर वैल्यू उठा रहे हैं। तो ये होती है सफिशिएंसी के गुड जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो है कि जो अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल यूज करके वैल्यू दे। ठीक है, सो सैंपल मीन इज मोर सफिशिएंट एस्टिमेटर देन मीडियन एस्टिमेटर। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट वर्सेस इंटरवल एस्टिमेशन। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि आप जो है एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं सैंपल की मदद से, तो ये उसको कहते हैं ये एक पॉइंट एस्टिमेटर की सिंगल वैल्यू है। जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है कि सिंगल वैल्यू से आप कुछ इधर भी मूव करते हैं और कुछ इधर भी मूव करते हैं और आप एक इंटरवल दे देते हैं कि इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान आपकी वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि मिस्टर मुजम्मिल कहता है कि जी ही विल गेट 80% मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, तो उसने सीधी एक सिंगल वैल्यू दी है, सो दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। और अगर कहें कि मिस्टर राशिद विल गेट फ्रॉम 75 to 90% ऑफ द मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, तो उसने एक रेंज ऑफ वैल्यू दे दी है, सो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन। सो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब कि एक सिंगल वैल्यू, इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज। तो उस पॉइंट एस्टिमेट के इर्द गिर्द अगर हम कुछ एरर को आगे पीछे डेविएट हों तो इसका मतलब वो एरर है ना, असल तो कोई एक सिंगल वैल्यू होगी। अगर हम इधर डेविएट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, वो एरर हो गया, और राइट साइड पे ऐड हो रहे हैं तो वो भी एरर हो गया। तो वो एक आपको इंटरवल
वैल्यू देगा, इंटरवल वैल्यू देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो एक इंटरवल बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन पे। ठीक है, अब इसमें हम देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। उसने कहा है कि अ साइंटिस्ट माइट स्टडी द डिफरेंस इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल बिटवीन अ न्यू ड्रग ट्रीटमेंट एंड द प्लेसबो, राइट। इम्प्रूवमेंट इन कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 20 milligram would be considered practically important and lead to a change in the treatment of patient, but smaller difference would not. ठीक है, and the possible outcome of the study in terms of the point estimate and confidence interval estimate are given in the following table. इनको हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, यहाँ पे हम देखें ये हमें पॉइंट एस्टीमेट में उसने एक सिंगल वैल्यूज दी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, ये सिंगल वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ये सिंगल वैल्यूज हैं। जबकि इंटरवल एस्टीमेट में देखें तो ये उसने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में उनकी एक रेंज बताई है कि इनके दरमियान वो जो है उसकी जो वैल्यू है ब्लड प्रेशर या जो भी है। ठीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो भी एक डिसीजन हुआ है वो उसने बताया, वो डिसीजन किस बेस पे है। वो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अपना डिसीजन कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज विद इन द रेंज ऑफ नो प्रैक्टिकल डिफरेंस देन 20 मिलीग्राम। ठीक है, ये जो भी उसने यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है वो -5 से +5 के दरमियान उसका डेविएशन है, यानी उसका जो इंटरवल आया है वो +5 -5 के दरमियान है। ठीक है, अब उसके अगर हम दूसरे पॉइंट को पढ़ें तो वो कह रहा है देयर इज अ क्लियर एविडेंस दैट द ट्रीटमेंट डज नॉट प्रोड्यूस अ डिफरेंस इन द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये सिर्फ -5 से 5 के दरमियान फ़र्क है, जबकि असल जो है वो 20 है। तो इसका मतलब ये कोई इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। ठीक, इसी तरह ये दूसरे नीचे पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये -5 से 25 के दरमियान है। इसका मतलब है वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट म्यू विल लाई बिटवीन -5 से 25। ठीक है, तो वो जो 20 है वो वैल्यू इनके दरमियान आ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क इसमें नहीं है। ठीक, इसी तरीके से और ये पहले में भी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट exclude the null zero difference between but still lie within the range on the practical difference 20 मीटर। तो ये इनकी आप थोड़ी सी नीचे से डिटेल इनकी पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये रेंज है। इन जनरल आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपकी जो हाइपोथेसिस की वैल्यू है वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ जाए तो आप उस सेंस में भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो वैल्यू उस लिमिट से बाहर चली जाए तो आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक जर्नल है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम अपने केस में जब इंटरप्रेट करेंगे तो हम सिंपल जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला करेंगे तो हम इस इंटरवल को इंटरप्रेट किया करेंगे कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो -5 से 5 के दरमियान है, या हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो -5 से 25 के दरमियान है, या हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो 5 to 15 के दरमियान है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो आज के जो हमने लेक्चर में चीज़ें देखी वो हमने सिंपली ये देखा कि पॉइंट एस्टीमेट क्या है, इंटरवल एस्टीमेट क्या है, उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी और बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। मोर डिटेल के लिए आप बुक को पढ़ें या नेट पे आप कुछ चीज़ें सर्च करें, यही टर्मिनोलॉजीज जो मैंने बताई हैं उनको सर्च करके पढ़ें, या स्टैट की जो और कोई बुक है जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इंटरवल और एस्टिमेशन के टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल एस्टिमेशन हमारा असल में टॉपिक होगा, पॉइंट एस्टिमेशन की हमने खाली थ्योरी और ये चीज़ें देखनी थी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा तौर पे जितनी चीज़ों की अभी तक हमने टेस्टिंग पढ़ी है उनकी हम 1 by 1 इंटरवल एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर आज का आपने लिया है इसको आप गौर से लेक्चर सुनिएगा और जो हैंडआउट्स दूंगा इन्हें भी पढ़िएगा, और इसके साथ साथ आप नेट से या बाकी जो आपके पास
और भी कोई बुक्स अवेलेबल हों उनके ऊपर आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। ये आम टॉपिक्स हैं इसलिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम उसमें जो टॉपिक बताया वो हम देखेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।